चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये धी आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 8 है ईपीएफओ का। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा या कमेंट करिएगा, डायरेक्ट मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। सारे इसके टेस्ट सीरीज 1 to 8 प्ले लिस्ट से जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। धी आईएएस का ईपीएफओ टेस्ट 8। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट ए। नो बडी बिलीव राम एट द फर्स्ट बट स्पेस टू बी राइट। इसमें क्या होगा? टर्न आउट। टर्न आउट मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, बी फाउंड टू बी फाउंड टू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्न आउट। डी ऑप्शन, टर्न आउट। नो बॉडी बिलीव राम एट द फर्स्ट बट ही टर्न आउट टू बी राइट। टर्न आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ आर यू स्पेस इन योर न्यू जॉब? आर यू एंजॉइंग इट? तो इसका क्या हो जाएगा? गेटिंग ऑन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वी बिलीव स्पेस एट टावर ब्लॉक आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 15th फ्लोर। तो इसमें क्या हो जाएगा? वी लिव इन, वी लिव इन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वी लिव इन एट टावर ब्लॉक आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 15th फ्लोर, 15वीं मंजिल पर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। वेयर यू वेर गोइंग टू अप्लाई फॉर जॉब एंड देन यू डिसाइड नॉट टू, सो व्हाट स्पेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? पुट ऑफ यू। पुट ऑफ यू मतलब इसका क्या होगा? कॉजेज समवन टू लूज इंटरेस्ट या कॉजेज, कॉजेज समवन, समवन टू लूज। येलो या सी होगा? लूज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या इंथ्यूजियम। ENTHUSIASM। इसका 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड दे देन यूर डिसाइडेड नॉट टू, सो व्हाट यू पुट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है? ईच आइटम इन दिस सेशन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विथ an underlined word followed by four words group of words. Select the option that is the nearest meaning to the underlined word। तो पहले नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में आएंगे। महेश इज मोस्टली प्रीजुडिसाइडेड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पक्षपात, पक्ष, पक्षपात। ठीक है, पक्षपात। तो इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा इसका, जॉन्डी सेड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डोंट इंडल्ज योर टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? अपनी दोहराना, अपनी दोहराना। ठीक है, तो अपनी दोहराना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बी,
प्रोलिक्सिटी, अपनी दोहराना, किसी का सुनना ही नहीं। ठीक है, रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी, तो इसका क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकली, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिज सालुबरियस वर्ड्स calmed द स्टूडेंट्स, तो सालुबरियस में होता क्या है? स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लीजेंट, मतलब क्लीन, हेल्दी, लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देयर प्रिवेल्ड ए वो बेगॉन फीलिंग इन द रूम। ठीक है, तो वो बिगॉन मतलब क्या होता है? दुख गया, दुख गया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 9 का चेयरफुल। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है देखिए। ईच आइटम इन दिस सेशन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विथ अंडरलाइन वर्ड्स या वर्ड्स फॉलोड बाय द योर फोर वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, हिंदी में बोलेंगे बिलोंग। ठीक है, तो दुख तो चेयरफुल, क्वेश्चन 9 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। इट अपियर्स एट द होल ग्रुप ऑफ मोटिनस, तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का, 10 का सी, ओविडेंट। ओविडेंट मीन्स क्या हो गया? आज्ञाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। दे कंसिडर देमसेल्फ एज फोज फ्रॉम बर्थ, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, फोज एंड फ्रेंड्स ऐसे। दिस पेंटिंग हैज ए डिस्टिंक्टिव एलिमेंट विच कैन बी नोटिस्ड वेल, तो नोटिस वेल, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉमन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द मैन इज द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नो एरर, तो इसमें हमें करना क्या है? देखिए, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज ए सेंटेंस विथ 3 underlined parts labeled as A, B, and C, and read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part. If you find no error, your response should be indicates as D। कोई भी error नहीं होगा तो हम D कर देंगे, बाकी error होगा तो उसमें बताएंगे कि इसमें है, A में है कि B में है कि C में है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट देखते हैं। ये मैं द मैन द मैन इज फाउंड द मैन इज द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी नो एरर, तो 13 का क्या हो जाएगा? कहाँ आपको डाउट लग रहा है? तो ये है टू बी फाउंडेशनल डायरेक्टर में होगा। ठीक है, इसका बी होगा। फाउंडेशनल की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? फाउंडिंग डायरेक्टर, द फाउंडिंग डायरेक्टर इज द राइट यूजेस। फाउंडेशनल की जगह क्या लिखेंगे हम? फाउंडिंग डायरेक्टर, FOUNDING, फाउंडिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट आते हैं। पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर्स आर कमिंग इन विथ ए लिटिल हेल्प फ्रॉम NGO नो एरर, तो 14 में क्या हो जाएगा? सारे सही हैं तो नो एरर आ जाएंगे। 15 में देखते हैं। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन नो एरर, तो 15 का क्या हो जाएगा? इसमें सी में दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर की जगह इज ब्रोकन होगा, इज ब्रोकन। ईच वन ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। नेक्स्ट आते हैं 16 में। फीमेल लिटरेसी रेट gone up by 11% in the past decade are opposed to a 3% increase in male literacy no error, इसमें
एरर कहाँ पे है? सी में है। और सी में क्यों है? द 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी इज द राइट यूज। 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। तो यहाँ पे अपोज टू की जगह पे क्या होगा? डेट ऑफ। द फीमेल लिटरेसी रेट gone up by 11% in the past decade opposed to। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3% पे हो जाएगा। थ्री में इसमें क्या होना चाहिए? एक जगह पे हो जाएगा डेट ऑफ। डेट ऑफ 3% इन 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्या कहता है? गिवन बिलो आर सम idioms phrase followed by four alternative meaning to the each। Choose the response A, B, C or D which is most appropriate expression। पहला देखते हैं। फॉलो सूट। फॉलो सूट तो इसका क्या हो जाएगा? डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लोज हैव। तो क्लोज हैव क्या होगा? 18। मिराकुलस स्केप। ठीक है। नैरो स्केप। इसको कैसे बना देंगे? आई हैव आई हैड टू क्लोज हैव क्लोज सेव दिस मॉर्निंग व्हेन ए ट्रैक्टर अनएक्सपेक्टेडली सर्व इनटू माय लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। एट द क्रॉस रोड्स। तो इसमें क्या जाएगा? एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए डिसीजन। ठीक है। कैसे इसको यूज करेंगे? आफ्टर अर्निंग माई डिग्री आई एम एट ए क्रॉस आई नीड टू फिगर आउट विच डायरेक्शन माई लाइफ शुड टेक। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। ए पर्ल ऑफ विजडम। एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है। इसको बनाना हो सेंटेंस में तो कैसे बनाएंगे? देयर आर सेवरल पर्ल्स ऑफ विजडम इंस्रिज्ड इन ए शांति पर्व ऑफ द महाभारत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। न- नमक सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? यह नागरिक अवज्ञा का एक रूप था। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियों थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये भी सही है। गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में नमक सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से अपने चुने हुए 79 साथियों को लेकर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी नामक गांव के लिए प्रस्थान किया। और 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है। तो डेट याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? 12 मार्च। ठीक है, 1930। अब 12 का सीधे आधा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और अप्रैल। ठीक है, तो 1930। ऐसे आपको डेट याद हो जाएंगे। कितने साथी थे? 79। ये डाटा पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे को कुछ करते हैं। इसमें और थोड़ी जानकारी लेनी है तो आप फिर क्या हुआ? दांडी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना क्या की? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनो की रोम मार्च से की। आंदोलन का महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं और किशोरों की भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश अधिकारी जो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि थे और जो एक ऐसे राज्य में रहते थे जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, को क्या बुलाया जाता था? ठीक है, तो क्या बुलाया जाता था इनको? रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया? तो किस पार्टी ने किया? देखिए हुआ क्या था।
हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो हिंदू सभा भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं किए थे, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब वो भी नहीं किया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 में आते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 11 अप्रैल। डिटेल में जानना है तो 11 अप्रैल 1936, ये डेट याद रखेंगे। हुआ क्या था कि भारतीय अखिल किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। अब प्रोफेसर एन जी रंगा इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। इसका गठबंधन इसलिए किया गया था कि ताकि किसानों की शिकायतों को दूर किया जा सके और उन्हें संगठित किया जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गांधी जी द्वारा हरिजन उद्यान प्रारंभ किया गया। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरह से जाति व्यवस्था पर हमले के लिए था, ये बिल्कुल गलत हो गया। हरिजन के लिए कुएं, सड़क, मंदिरों आदि खोलने के लिए था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए था, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सन 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस प्रस्ताव को पारित किया गया? तो किस प्रस्ताव को पारित किया है? कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुस्लिम नेता का चयन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हुआ क्या था? 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पार्टियों का मध्य संयुक्त अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता प्रस्तुत किया गया। लखनऊ समझौते में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया और लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 28 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो बहुत ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, किसकी की थी? तो बहिष्कृत हितकारी सभा। 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब कब की थी? तो 20 जुलाई 1924 को मुंबई में। डेट भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, तो कब की थी? 20 जुलाई 1924 में। और कहाँ पे? मुंबई में। उस समय तो बम्बई नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कमेंट करके बताइए बम्बई से मुंबई कब हुआ। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी लिए थे सेकंड वाले में, ये भी सही है। और मदन मोहन मालवीय लिए थे। तो 1 और 3, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से डेट भी याद रखेंगे। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में डेट भी आ जाता है, तो इसका डेट कैसे याद रखेंगे? 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, तब चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन ने भी हिस्सा में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें डाउट सरोजिनी नायडू भी लग रहा है। सरोजिनी नायडू भी हिस्सा ली थी, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गूगल से एक बार चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाकी इंग्लिश वाले बच्चे को टेलीग्राम से पीडीएफ मिल ही जाएगा, नहीं तो कमेंट कर देंगे, डायरेक्ट मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए उन्हें। 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28। नेक्स्ट वीडियो भी जब ईपीएफओ का 1 to 9 हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो सारा वीडियो इंग्लिश में बना के अपलोड कर देंगे।
जिससे बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम मुस्लिम कानून से संबंधित विषयों के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो ये बिल्कुल सही है। जोनाथन डंकन ने हिंदू और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की शुरू किया था। तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो एक सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय श्रम आंदोलन में साम्यवादी का प्रभाव कब से माना जाता है? ये 1920 के दशक से। भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए किन निर्देशों को 1950 तक भारत में संविधान में शामिल किया गया? ठीक किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है। और डीपीएसपी आपको पता है कहाँ से आर्टिकल है इसके? डीपीएसपी के, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51। ठीक है। 51 क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब आते हैं 32 में। 1893-94 में न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में किसने उदारवादी राजनीति की आलोचना की? तो किसने की? अरविंद घोष ने। कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? ते प्रम प्रमथ नाथ मित्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और कब की गई थी? 1902 में। ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था। 1902 में वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र बनर्जी और प्रमथनाथ मित्र द्वारा कॉलेज में अनुशीलन समिति की गठन किया गया था। ठीक है। तीनों लोग थे। जिन्ना के 14 सूत्र का उद्देश्य क्या था? तो क्या था उस जिन्ना का? संवैधानिक सुधारों के माध्यम से एक स्वायत्त भारत में मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारी की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ये तो अभी न्यूज में भी रहा। ये तो सबको जानकारी होगा। ठीक है। तो किसने किया? बीडी सावरकर के। इनके जन्मदिन पे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन भी हुआ है। बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में, कब? 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। कब हो गई? 1904 में, याद रखेंगे। पहले क्या था? मित्र मेला के नाम से था, मित्र मेला। आईसी को 1904 में कन्वर्ट कर दिया गया अभिनव भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख निर्धारण करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि को सूचना भेजता है। तो ये ध्यान रखेंगे। 36 का ए हो जाएगा। 37 में आते हैं। बाकी इंग्लिश वाले मीडियम बच्चे देख लीजिए। 29, 30, 31, 32। अब इसके बाद इंग्लिश में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। 33, 34, 35 और 36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो हमें रॉन्ग देखना है, कौन सा सही नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है, तो यही गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखते हैं। यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी, ये भी सही है। इस विभाग का इसे एक विभाग का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो तीनों सही है, गलत हो गया। 37 का ए हो जाएगा। आंसर ए। ठीक है। ये यह एक वैधानिक निकाय, ये क्या है? यह एक गैर संवैधानिक और गैर संविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 38 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित खंडों में से कौन सा शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है? तो मौलिक कर्तव्य ये भी करता है। ठीक है। राज्य नीति निर्देशक तत्व 36 51 मौलिक अधिकार, तीनों हो जाएंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्रकाशित करता है? तो कौन करता है ये?
ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी अंतर्राष्ट्रीय, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो इसका क्या हो जाएगा? मल्होत्रा समिति, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये ईडा अधिनियम, आई आर, ये सारा इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। IRDAI अधिनियम कब आया था? 1999 में, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। अब इसमें क्या है? मैच दी फॉलोइंग है, योजना है और प्रस्तावक है। ठीक है, तो इसको यहाँ से देख लीजिए। तो बॉम्बे योजना, तो बिरला और टाटा समूह। बॉम्बे योजना, बिरला और टाटा समूह हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? चार। एग्जाम में यहाँ से ले लीजिए कैलकुलेटर, एक का चार हो जाएगा। गांधीवादी योजना, तो ये श्रीमन नारायण, तो बी का तीन हो जाएगा। ठीक है। पीपल्स योजना, तो ये है MN रॉय, तो दो हो गया सी का। सर्वोदय योजना लास्ट बचा है, तो जयप्रकाश नारायण, एक हो जाएगा। तो यहीं से देख लेंगे, 4 3 2 1, 4 3 2 1, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली में क्या होता है? सरकार और बाजार दोनों एक साथ आर्थिक उत्पादन और वितरण का फैसला करते हैं। 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के संविधान का उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो उद्देशिका में भारत के संविधान का मूल संरचना निहित है। तो 43 का क्या हो जाएगा? सॉरी, 43 का बी। एक मिनट, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। उद्देशिका को मूल रूप से पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का पद नहीं था, ये भी सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित है, ये भी सही है। ठीक है। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक के रूप में उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता, तो यही गलत हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी। नहीं पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। अब 37 इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अभी 50 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि आपको छोटे छोटे वीडियो मिल जाएंगे। और साउंड स्लो हो तो अगली इसको इंक्रीज करके पूरा अच्छे से वीडियो एक दूसरा लोड करेंगे मिक्सिंग करने के बाद। सूची 1 या सूची 2 में भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और उधार लिया गया। ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए। तो देखिए, मौलिक अधिकार, तो बी, जो भी मौजूद वाला काम होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये सारे कहाँ जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा क्या है? संसदीय सरकार, तो ब्रिटेन का हो गया। ठीक है। अपशिष्ट शक्ति की विचार, तो ई कनाडा हो जाएगा। ठीक है। और बचा क्या? राज्य के नीति निदेशक, DPSP, तो आयरलैंड है, ये सबको पता है। आंसर हो जाएगा सी। उससे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 1 का बी। एग्जाम में कभी भी ये मैच दी फॉलोइंग गलत नहीं होगा, आप यहाँ लिख लेंगे। तीसरे का क्या था? ई था। और चौथे का क्या है? सी। तो देख लेंगे BAEC, BAEC। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। भारत में बजट में भारत के सांकेतिक निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं। सांकेतिक निधि पर किया गया व्यय और सांकेतिक निधि से किया गया किए गए व्यय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 45 का देखते हैं।
प्रभावित व्यय संसद द्वारा गैर मतदान योग्य है। ये बिल्कुल सही है। संसद द्वारा इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, तो ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन को भारत के संचित निधि पर लगाया जाता है, संचित निधि पे होगा। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है, तो इसका 1 और 3 मतलब बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब विचार कीजिए, ऑप्शन देख लीजिए क्या पूछ रहा है हमें। इसमें पूछ रहा है सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है। राज्यपाल विधायिका द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए पारित कुछ प्रकार के विधेयक आरक्षित कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। राज्य सूची में उल्लेखित कुछ मामलों पर बिल राज्य विधायिका में केवल राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ पेश किए जा सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। तो आते हैं इसमें देखते हैं, तो ए और 1 और 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। 47 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचनगर इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, 47, तो कौन शामिल नहीं है देखते हैं। तो राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी शामिल है। राज्य के विधान परिषद के सभी सदस्य, ये शामिल नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल सी। 48 में आते हैं। घटपर्णी मान घटपर्णी मांसाहारी कीट भक्षी पौधों की उपलब्धता इसकी किसकी कमी के कारण बढ़ रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 का, तो ये याद रखेंगे, नाइट्रोजन से। सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 में आते हैं। जब एक पर्वत आरोही उच्च ऊंचाई के शीर्ष लंब तक चढ़ता है तो उसकी सांस लेने की दर क्या हो जाती है। तो सांस लेने की दर क्या होगी, प्रति मिनट बढ़ जाती है। जिसका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब के साथ बढ़ती है। ये ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि शीर्ष ऊंचाई पर वायुमंडल का दबाव कम होने की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अधिक सांस लेने की आवश्यकता होती है। सिंपल सा रीजन है। क्वेश्चन नंबर 50। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से को लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये सबको पता है, बूटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज नंबर 8 का पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 में 1 से 50 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 51। तो मैथ वाला सीरीज लास्ट में करेंगे, पहले जीएस वाला देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। देखिए, कंपनी के अंकेक्षक को, अब क्या कह रहा हूँ, कंपनी का अंकेक्षक को क्या कहते हैं। केवल ऐसी बैठक में ही शामिल होने के अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में आते हैं। संकुचित धन नैरो मनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस प्रकार प्रभाषित किया गया है। किस प्रकार प्रभाषित किया गया है। सीयू करेंसी नोट्स प्लस सिक्के प्लस डीडी वाणिज्यिक बैंक द्वारा रखे गए नेट मांग जमा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 में आते हैं। एक व्यापारिक संस्था के अंतिम खातों में नहीं बनाया जाता है। तो 73 का क्या हो जाएगा, सी व्यापार खाता। ठीक है, व्यापार खाता एक गैर व्यापारिक संस्था के अंतिम खातों में व्यापार खाता नहीं बनाया जाता, जबकि आय व्यय खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाए जाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 74 में।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंस्क्रिप्शन ले लेंगे, बाकी पीडीएफ तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अब आते हैं 74 में। समर्पण मूल्य लागू होता है इसमें केवल जीवन बीमा में। भारत में जीवन बीमा के क्षेत्र में सरकार द्वारा सन 19 फरवरी 1956 को राष्ट्रीयकृत किया गया। कब किया गया? 19 फरवरी 1956 में, 1956 में। तथा देश में क्रियाशील 145 देशी और विदेशी जीवन बीमा कंपनियों को अधिकृत करके एक सरकारी कंपनी बी, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। एलआईसी का सब लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। कितने को अधिकृत किया गया? 145। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्वर्ण के मामले में उस लेखाकरण अवधि को राजस्व को मान्यता दी जाती है जिसमें स्वर्ण की खनन कर लिया जाता है, ठीक है। 75 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 76 में। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व के साथ खर्च को किसके आधार पर सुमेलित किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? मूल लागत पे। प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है ये? ठीक है, पूंजीगत व्यय का ध्यान रखेंगे, पूंजीगत व्यय का। अस्थायी परिसंपत्तियां का मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? तो ये राजस्व व्यय और खर्च। 78 का डी हो जाएगा। वसीयतें साधारणतया क्या होता है? आय के रूप में मानी जाती है, इनकम ही है, आय के रूप में मानी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में, 80 में। फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्यों के उद्देश्य का भाग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा भाग नहीं है? ठीक है, पहले तो आईएलओ समझिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। कहाँ पे है? जेनेवा। क्वेश्चन कह रहा है कि फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आईएलओ के लक्ष्यों के और उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो पहला देखते हैं, श्रमिक एक वस्तु नहीं है, ठीक है, ये तो है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य, ये भी सही है। किसी भी स्थान पर गरीब हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है, ये भी सही है। गरीब के खिलाफ जंग के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इसे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 81 में। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों और नियोक्ता के प्रतिनिधियों को एक तीसरे या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं? 81 का क्या हो जाएगा? ये सुलह। 82 में आते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? बोर्ड के लिए निर्दलीय सदस्यों में से कोई एक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। इंग्लिश वाले इंस्क्रीन ले लें। 74, 75, 76, 77, 78, इधर नीचे है 79, 80, 81, 82, ठीक है। अब आते हैं 83 में। उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय और उपादान उपदान की अधिकतम राशि कितनी है? तो कितनी है? 20 लाख, ठीक है। पहले 10 लाख था, 20 लाख कर दिया जाएगा। ग्रेजुटी इज द बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, ठीक है। पहले 10 था, और किस सेक्शन में आएगा? एग्जाम में पूछे तो विच कम्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अपना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 ऑफ 10 में था, ठीक है। पहले क्या था ध्यान रखेंगे? 10 लाख था,
10 लाख से बढ़ा के कितना कर दिएगा? 20 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी? तो इसका हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है। 85 में आते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार एडोलिसेंट कौन है? तो जिसने 15 वर्ष आयु पूरी कर ली है परंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। औद्योगिक संबंधों का प्रमुख पहलू है? तो सहयोग और संघर्ष साधन दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। किस प्रकार के संघवाद में रोजगार के बाद एक निश्चित अवधि शामिल होती है जिसके दौरान नए रंगरूटों को संघ में शामिल होना चाहिए? तो संघ की दुकान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 87 का। वह प्रमुख कारक क्या था जिसके कारण भारत में स्वतंत्रता पूर्व चरण के दौरान ट्रेड यूनियनों का उदय हुआ? तो ये बड़े पैमाने पर गैर औद्योगिकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान बना दिया। डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 89 में आ जाते हैं। भारत में स्वैच्छिक मध्यस्थता की धीमी प्रगति में योगदान देने वाले कुछ कारक क्या हैं? तो 89 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कि अधिनिर्णयन की, की आसान उपलब्धता, सरलीकृत प्रक्रियाओं का अभाव और उपयुक्त मध्यस्थों की कमी। 90 में आते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया में समानता का अपेक्षित स्तर क्या है? तो हो जाएगा निर्णय लेने वाले मंचों में श्रमिकों और संघों के प्रतिनिधित्व। बी ऑप्शन हो जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी का तात्पर्य क्या है? तो ये एक समूह द्वारा बातचीत। ठीक है, स्क्रीनशॉट वाले, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जॉब बर्न आउट से निपटने का तरीका नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। समस्या को अनदेखा करें। न्यूनतम वेतन अधिनियम कब लागू किया गया? 93। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1949 को याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1949 को। 94 में आते हैं। मजदूरी के भुगतान की अधिकतम मजदूरी अवधि क्या है? 94, तो क्या है? अधिकतम 30 दिन है, याद रखेंगे। निम्न आयु के कर्मचारियों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता। 95 का क्या हो जाएगा? बी 15 वर्ष। 15 वर्ष से आयु के कर्मचारियों को कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा मूल वेतन की परिभाषा में शामिल नहीं होगा? तो कौन सा शामिल नहीं होगा? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। महंगाई भत्ता, ओवर टाइम विचार से लिए नगद मूल्य, उपयुक्त सभी। पीएफ के निकासी से अनुमति दी जा सकती है। तो दी जा सकती है रहने की जगह खरीदने के लिए। ठीक है। 98। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू होता है। कारखानों और खानों वृक्षारोपण में ये भी सही लागू होता है। दुकान प्रतिष्ठान में भी। एक प्रतिष्ठान जहां व्यक्तियों की घुड़सवारी या कालाबाजी की प्रदर्शनी के लिए नियोजित किया जाता है। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के बारे में कौन नहीं है? 99। तो कौन नहीं है अब बताइए? तो छटनी है, इस्तीफा है, बर्खास्ती है, ये नहीं है। अधिवर्षिता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईएसआई फंड में शामिल है। तो कौन शामिल है बताइए? योगदान, सरकार के लिए अनुदान, दान, उपयुक्त सभी। 100 का क्या हो जाएगा? 100 का ए हो जाएगा, योगदान। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 में। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्ट्रा अकाउंट का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा इसका बी, संचित मूल्यह्रास। देखिए, कॉन्ट्रा खाता वह खाता होता है जिसे दूसरे खाते के साथ जोड़ा जाता है और उसका शेष संबंधित खातों को विपरीत या विपरीत होते हैं। इस मामले में संचित मूल्यह्रास को संपत्ति खाते, संपत्ति संग्रह और उपकरण के साथ जोड़ा जाता है। यह समय के साथ उन संपत्तियों के खिलाफ लगाए गए कुल मूल्यह्रास व्यय की प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में।
मिलान सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि व्यय का मिलान उस अवधि के राजस्व से किया जाए जिसमें खर्च होते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व का उदाहरण है? तो चालू दायित्व का उदाहरण है देय खाता। याद रखेंगे, देय खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 104 में। ये इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोबारा। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। 104 में आते हैं। कौन सी वित्तीय विवरण एक विशिष्ट समय पर कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है? ठीक है, कैश फ्लो का विवरण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखांकन में प्रविष्टियों को समायोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो यह है प्रोद्भवन और स्थगन के लिए खातों की शेष राशि को समायोजित करने के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा। नवंबर 2022 में महिलाओं बालिकाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने तथा साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का प्रारंभ किस मंत्रालय या विभाग द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया ये? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ठीक है, रेखा शर्मा जी इसका अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट। किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? ध्यान रखेंगे, साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 में आते हैं, 107 में। सौर ऊर्जा की स्थापना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों को डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? याद रखिएगा, वर्ष 2019 में। ठीक है। 108 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 में। निम्नलिखित में से किस बीमा या पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्र के कामगारों से है? तो किसका है ये? अटल पेंशन योजना से। ठीक है। और इसमें क्या क्या याद रखेंगे? ये 2015-16 के आम बजट में आया था। ठीक है, घोषणा की गई थी 2015-16 की आम बजट में। ठीक है। इसमें एज लिमिट क्या होना चाहिए? 18 से 40 के बीच वाले, 18 से 40 ईयर के बीच वाले ये लोग इसके क्या है? पात्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन हेतु निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया? तो किस राज्य द्वारा किया गया ये? तो मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में। पीएम गति शक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में से निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं है? तो 110 का कौन सा कारक नहीं है? उर्वरक। बाकी सारे हैं, सड़क है, लॉजिस्टिक और संरचना है, विमानन है। ठीक है। इसमें 7 फैक्टर्स हैं। 7 फैक्टर्स कौन से हैं इसमें? देखिए, सड़क हो गया। ठीक, सड़क एक हो गया। ठीक है, लॉजिस्टिक और संरचना दो, विमानन तीन। ठीक है, रेल मार्ग चार, रेल मार्ग ये चार हो गया। पांचवा कौन सा हो गया? हवाई मार्ग। ठीक है, हवाई मार्ग पांच हो गया। छठा, माल परिवहन। माल परिवहन था। माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना। माल परिवहन। ठीक है, जल मार्ग नहीं दिया, जल मार्ग। छह हो गया, सातवां हो गया जल मार्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत देश भर में कितने स्कूलों को विकास और उन्नयन उन्नयन किया जाएगा? तो कितने किया जाएगा ये? याद रखेंगे, 14,500 को याद रखेंगे। और कब मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी? तो 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम श्री योजना की घोषणा की गई। इस योजना का प्रमुख जोर
खोज उन्मुख और ज्ञान प्राप्ति शिक्षण केंद्र पर है। इस योजना को देश भर में लागू 14,500 स्कूलों को विकास उन्नयन किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाई स्कूल तक के अनुचित जाति के बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु किस एक आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत जून 2022 में की गई? तो किसमें की गई? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ याद रखेंगे, ठीक है। SHRESHTH। SHRESHT, एक एच नहीं होगा, ठीक है, श्रेष्ठ। नेक्स्ट आते क्वेश्चन में। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010, 111, 112। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध में सत्य है? ठीक है, तो देखते हैं। इस योजना का प्रारंभ जून 2020 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों के लिए बिना किसी अ, जमानत के सस्ता ऋण प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। ये यूपीपीसीएस पिछले साल मतलब 2021 में, हाँ 2022 में ये क्वेश्चन आया था। इस योजना की अवधि को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। तो इसके तीनों सही है, इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा। अब 114 में आते हैं। राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन एनएमपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। यह नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल सही है। इसके तहत वर्ष 2022 से 2025 तक 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पूछ रहा असत्य, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 में आते हैं। सेतु भारत में परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 115 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना, ठीक है। 115 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और कब हुई हुआ था? मार्च 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेतु भारतम परियोजना की शुभारंभ किए थे। कब किए थे? ये भी डेट याद रखेंगे, मार्च 2016 में। स्फूर्ति का संबंध 116 तो किससे है? पारंपरिक उद्योगों के विकास के लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 में। बस 1 मिनट में खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही है? तो 117 का क्या हो जाएगा? कौन सी चलाई जा रही है? इस्माइल योजना, ठीक है। 118 में आते हैं। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड द्वारा गिद्धों के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना की मंजूरी अक्टूबर 2020 में प्रदान की। इस योजना का कार्य अवधि होगी ए वर्ष 2021 से 2025 तक, ठीक है। और इस कार्य योजना के अनुसार भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। 5 स्टेट हैं, ठीक है। और पांचों कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पांचों याद रख लेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। यूपी, ठीक है। यूपी के बाद कर्नाटक है, फिर त्रिपुरा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विजन जीरो दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? सड़क सुरक्षा से, ठीक है। विजन जीरो अप्रोच। 120 में आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना से मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में लोग लाभान्वित होंगे? तो किस क्षेत्र में होंगे ये? उत्तर पूर्वी भारत के, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में मैथ वाले सीरीज में मिलते हैं, इसमें जो मैथ के क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। जय हिंद दोस्तों। लाइक ईपीएफओ का टेस्ट 8 का ये पार्ट थर्ड है, मैथ वाला क्वेश्चन अब इसमें कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में।
तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को एक लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और उस वस्तु के बराबर आकार का है, तो लेंस की फोकस दूरी की प्रकृति क्या होगी? तो अब सीधे जानते हैं, टू एफ इजिकल टू कितने यहाँ पे दिया है, टू एफ इजिकल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, एफ इजिकल टू 10/2, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अभिसारी। 51 का हो जाएगा ये। क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा के समान के आकार होता है, इसलिए लेंस को क्या करते हैं, अभिसारी या उत्तल लेंस होना चाहिए। अभिसारी से कंफ्यूज मत होइए, इसको उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कोशिकाओं के केंद्रक में यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं, ये राइबोसोम में, ये ध्यान रखेंगे, राइबोसोम में। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एंटी एसिडेक के रूप में उपयोग किया जाता है, यह क्या है? 53, तो क्या है ये, हल्का आधार, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 54 में आते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा COBOL का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था ये, ग्रेस होप ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रेस ग्रेस होपर वाज इन्वेंटर ऑफ द कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो क्या थे, क्लाड सेनान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 में आते हैं। देखिए, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन क्या है, 22:25 है, के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दिया जाए, तो वेतन का निवल प्रभाव क्या पड़ेगा? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आ जाते हैं समय व्यतीत करते हुए। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। 56 में ये रेशियो दिया है आपको, ये 22:25 रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 22:25 को लिख दिया, 22/25 इंटू 100, तो कितने हो गए, 88% हो गया। तो प्रतिशत प्रभाव इक्वल टू क्या होगा, 88। ठीक है, 88 में से कितना घटा दिए, 80/3, फिर माइनस किए 88 इंटू 80 बटा टोटल कितने थे, 300। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में ये कैसे आ गया, देखिए 26 इंटू 3, तो छत्री 18, दो तीन छः, छत्री 18 हो गया, 3 दूना 6 और 2, छत्री 18 के 8 हो गया, हाथ में लगा 1, 2 3 6, 1 7 78 हो गया, प्लस 2 जोड़ देंगे कितना हुआ, 80 और बट्टा 3, 80/3 ये हो गया मैं। ठीक है, फिर इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये 88 80/3, 88 इंटू 80 में मल्टीप्लाई हो गया तो 704/300 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, 37.36%। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास PS है। वृत्त का व्यास क्या है, PS है, तो हमारा P ये है और यस ये है, PS है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास PS है, PS है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 इधर होगा 6 इधर होगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो गया। व्यास PS पर Q और R दो बिंदु इस प्रकार हैं, QR और RS सब बराबर है, मतलब QR और RS ये से तीनों बराबर है। ठीक है, व्यास के रूप में जैसे कि आकृति में दर्शाया गया PQ, मतलब PQ और QS अर्धवृत्त बनाए गए। छायांकित अंश का परिमाप बताइए, जितने ये शैडो पोर्शन है इसका हमें परिमाप बताना है। ठीक है, तब डायरेक्ट हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं, यहाँ से देख लीजिए क्योंकि ऐसे टाइम लगेगा। PS QR RS इक्वल टू 2-2 सेंटीमीटर। PQ, देखिए PQ, फिर QR और RS सब 2-2 है तो 6 हो जाएंगे। छायांकित भाग का परिमाप, तो ये चाप
चाप क्यू एस, चाप पी एस और चाप क्यू पी क्यू। ठीक है, पाई इंटू टू प्लस पाई इंटू वन प्लस पाई इंटू तीन, इनके सारे हो गए। तो सिक्स पाई, तो पाई इक्वल टू 22/7 होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13, तो 132/7 हो जाएगा। इसको 18 सही 6/7 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 58 में आते हैं। ए ने एक घड़ी 5% अभिलाभ पर बी को बेचा। ए ने क्या कर दिया? बी को बेचा। बी ने उसे 4% अभिलाभ पे बेच दिया सी को। यदि सी ने उसके लिए 91 रुपये अदा किया, सी ने कितने किए? 91 रुपये अदा किया है। तो ए को तो ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की थी, ये बताना है आपको। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। देखिए, ए के लिए घड़ी का क्रय मूल्य था 100 रुपया, मान लिए प्रश्नानुसार एक्स इंटू कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो पहले क्या था? 5% था, फिर 4% था। ए ने बी को 5% में, बी ने सी को 4%। ठीक है, तो वही 105। कोई भी अपने आप चीज में 100% होता है, तो 105/100 फिर 104/100 इक्वल टू कितना दिया है? 91 दिया है। अब सॉल्व कर लेंगे तो इक्वल टू 83.33 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा 58 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार ने 400 किलोमीटर यात्रा 12 सही 1/2 मतलब 25/2 घंटे में पूरी की है। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है। तो शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। तो देखिए, इसमें करेंगे क्या? तय की गई कुल दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। समय कितनी हो गई? ये लिख देंगे 25/2। 12 दूना 24 एक 25/2। ठीक है, और कुल यात्रा का 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से दी गई है। तो 3/4, तो तीन कुल यात्रा का मान लीजिए 3/4 में निकालना है। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा? 4, और ये क्या हो गया? 300/4, तो ये कितने हो जाएंगे? 300। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दे रखा है, की गई है। तो कितना हो जाएगा? 300। तो कैसे हो गया ये? 25, 75 होना चाहिए। 4 दूना 8 और 4 25 20, तो 25 3 75। ठीक है, तो 75% है, तो 75% कितने के बराबर हो जाएगा? 300, क्योंकि देखिए 100% बराबर है 400 किलोमीटर के। 100% बराबर है 400 किलोमीटर के, तो 75% कितने बराबर हो जाएगा? 300 किलोमीटर के। 300 किलोमीटर के। अब हमें क्या करना है? शेष समय। तो शेष समय के लिए समय शेष समय 25/2 पहले लगा। अब माइनस कितने? 10 घंटे। 10 घंटे कहाँ से आएंगे? कुल दूरी कितनी हो गई? समय बराबर क्या होता है? दूरी 300, और चाल दिया है 30। जीरो जीरो कट गया, तो 30 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 10 हो गया। तीन तीन से कट गया, तो कितने हमारे कुल समय हो गया? इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 घंटे आ जाएंगे। अब कार की, तो शेष दूरी हमें क्या है? 100 बचा है, शेष दूरी 100 बचा है। तो कार की अवशिष्ट चाल क्या होगा? शेष दूरी 100 और बट्टा 5/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, तय की गई कुल दूरी है 400 किलोमीटर है, कुल समय है 25/2, तो कुल यात्रा का 3/4 भाग का कितना होगा, 3/4/100। ठीक है, तो 300 किलोमीटर। यहाँ पे आपको डाउट क्रिएट हो रहा होगा, 3/4 मतलब 100 मत, ये देखिए 3/4 इंटू 100, तो ये 4 से 25 हो गया, 25 से कितना होगा, 75%। ठीक है, जब हमें 100% बराबर कितना है, 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, तो 75% भी कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें 300 किलोमीटर निकल गया, 75% इजकल टू 300 किलोमीटर। तो ये 300 किलोमीटर हो गया। अब व्यतीत दूरी, दूरी बटा चाल, तो 300 किलोमीटर स्पीड दे रहा है 30, 300 के लिए 3/4 के लिए, तो 10 घंटे आ गए। शेष समय 25/2 -10, तो हमें 5/2 घंटे आ गए। फिर शेष दूरी अब बचा है 300, तो ऑलरेडी कवर कर लिया। 100 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा, तो हमें चाल बराबर क्या हो रहा है, दूरी बटा समय, समय टी इक्वल टू कितना है, 5/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 40 बटा आ जाएगा। ऐसे देखिए, 100 सही 5/2, दो ऊपर चला गया, ये कितना हो गया, 5 दूना 10, 20, 20 दूना 40 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में, यदि x/8 प्लस 8y(x) इक्वल टू 1, तो एक्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है और रिपीटेड है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। माना x/8 इक्वल टू ए, तो x/8 प्लस 8y(x) इक्वल टू 1, तो a प्लस 1/a इक्वल टू 1। ठीक है, अब गुणा कर दिए, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब a प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो अब इसमें दो कंडीशन हो जाएंगे। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई हुआ, a क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a क्यू इक्वल टू -1। ठीक है, अब ए की ए इक्वल टू -1 है, तो वैल्यू रख देंगे। x/8 की क्यू इक्वल टू यहाँ पे -1 है। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यू बटा 512, तो 512 हो जाएगा, तो -512, तो -512, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं रवि का घर, 61। इस वाले क्वेश्चन में तो सबसे पहले आंख बंद करके ऐसे बना लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, यह आपका नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। अब कह रहा है रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है, तो मान लेते हैं ये रवि का घर है। ठीक है, ये अंकित का घर है। ठीक है, कह रहा है क्या, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। ठीक है, लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए लवि का घर है, उत्तर में है। रवि के घर की तुलना में लवि के घर किस दिशा में है, रवि के घर की तुलना में लवि के घर किस दिशा में है, तो इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ऐसी बात जा रही है मतलब ये डायरेक्शन, तो ये ठीक है, ये उत्तर, आइए ये डायरेक्शन पूछ रहा है, उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन की बात कर रहा था, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, एक पाइप को एक टैंक ने x घंटों में भर सकता है, और अन्य एक अन्य पाइप को उसे y घंटे में खाली कर सकते हैं, तो दोनों मिलाकर उसे कितने समय में भर सकते हैं। तो ये तो इसको आपको एकदम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें ये बाकी क्वेश्चन आंसरों पे अप्लाई कर सकते हैं। जब दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में भरा गया, 1/x/1 - y इक्वल टू, तो y - x/xy हो जाएगा। तो अब सिस्टम में क्या हो जाएगा, xy/y - x, डायरेक्ट किसी भी उसमें रख के निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो 62 का क्या हो जाएगा, ये xy/y - x। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो, तो 63 का देख लीजिए। पहले क्या हुआ, 2055 से 22 से भाग दे दिए। ठीक है, तो 76 आ गया, तो डिजायर नंबर ऑप्शन क्या होगा, 27 - 3, जो शेषफल आएगा उससे माइनस कर देंगे, सिंपल सा है। 27 में से इसका जो, इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, तो 27 में से क्या कर दिए,
घटा दिए 3, तो 27 में से 3 घट गया तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब आते हैं, एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन कितना, 1.6 है, किग्रा बढ़ जाता है। जब उसमें से 42 किग्रा वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है तो नए व्यक्ति का वजन किग्रा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले क्या है, 42 प्लस 15, ठीक है, और इनका औसत क्या है, 1.6, तो 42 प्लस 1.6 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 66 kg। अब ये तो क्वेश्चन सबसे आसान है, इसको तो आप आसानी से कर लेंगे। अभी आपको क्या होता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत बना लीजिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। अब बिंदु ए से एक व्यक्ति 12 मीटर दूर, तो मान लेते हैं बिंदु यहाँ ए मान लिए, आइए 12 मीटर दूर, ठीक है, पूर्व की ओर चला, किंतु बिंदु बी पर पहुंचा, तो यहाँ मान लीजिए बी है, इस सेंटर पे बी मान लेते हैं, बी पहुंचा, बी बिंदु से वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, बिंदु बी से वो बाईं ओर मुड़ा तथा 4 मीटर चला, तो ये 12 था, तो ये 4 हो गया, ठीक है, 4 मीटर चला तथा वो फिर दाईं ओर मुड़ गया और 6 मीटर चला, 4 था तो ये 6 हो गए, चला, तथा फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 7 मीटर चला, तो मान लीजिए 4 ये है तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, फिर फिर वो दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा तथा बिंदु एम पे पहुंचा, ठीक है, बिंदु एम पे पहुंचा, दाईं ओर मुड़ा और फिर बिंदु एम पहुंचा, यदि वह दिया गया बिंदु एम के उत्तर के में बिंदु बी है, तो बी और एम के बीच कितनी दूरी होगी, तो सीधे से बी एम के बीच में 3 होगी, 65 के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 66, किसी विद्यार्थी ने 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 हैं, कितने हैं, 88, किसी विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 88 हैं, ठीक है, बाद में सत्यापन करने हेतु पता चलता है कि एक विषय में उसके अंक को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया है, तो उसके प्राप्त अंकों की औसत ज्ञात करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर में आ जाइए, यहाँ पे समय की कमी है, विद्यार्थी के अंकों का शुद्ध योग 86 × 6 प्लस माइनस 86 + 68, ठीक है, गलत हो गया तो माइनस कर देंगे, सही वाला जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 510, और सही औसत निकालना है, 510 में 6 से भाग दे देंगे तो 85 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 85, बी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। अब आते हैं 67 में, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 निकाले गए हैं, आपको मानना है कि कथन ए सत्य है, चाहे वो वे समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्नता प्रतीत हो, आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल अपना दिमाग नहीं निकालना, जो कथन है उसी पे सोचना है। कुछ ऊंट जहाज हैं, ठीक है, कोई जहाज नाव नहीं है, कुछ ऊंट जहाज है, कुछ कोई नाव जहाज नहीं है, निष्कर्ष में क्या है? कुछ जहाज ऊंट है और कुछ ऊंट नाव नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 68 में आते हैं, अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर को क्रमानुसार 1 से 8 क्रमांक दिए गए हैं, ठीक है,
इन्हें सुलझाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तथा इनके सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुनना है। YMLSBCI। ठीक है, तो ये सीधे आंसर पे आ जाइए। यहाँ देखिए कैसे किया गया है। देखिए ये नंबर दे दिया, y इक्वल टू, ये नंबर ऑलरेडी दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यदि y 1 है तो उल्टा चलेंगे तो s 5 आ जाएगा। ठीक है, m 2 आएगा, b m इजकल टू 2 हो गया। ठीक है, b इजकल टू 6 है। ठीक है, l इजकल टू 3 है, और आई सी, तो ये नंबर आई सी में मिल जाएगा। ये सारे नंबर दे रखे हैं सिम्बोलिक, SYMBLOIC, तो कुछ नहीं, ये नंबर दिए हैं। तो एस इक्वल टू 5 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, एस इक्वल टू 5 तो यहाँ 5 लिख दिया, वाई इक्वल टू 1 यहाँ दिया तो वाई लिख दिए, एम इक्वल टू यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, बी इक्वल टू यहाँ पे 6 दिया तो यहाँ 6 लिख दिए, ओ इक्वल टू देखिए इसमें यहाँ 4 दिया है। ठीक है, एल इक्वल टू यहाँ पे एल इक्वल टू 3 दिया है। इस तरह आई इक्वल टू 8, सी, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। 69, तो कौन सा समीकरण सही नहीं है? बिक्री कर लागत माइनस अंतिम संकलन माइनस क्रय इक्वल टू प्रारंभिक, ये गलत है। तो रंग यही है, तो इसका डी हो जाएगा। बाकी इसके सारे सही हैं। क्रय प्लस प्रारंभिक स्कंद माइनस बिक्री की लागत इक्वल टू अंतिम स्कंद होता है, ये भी सही है। प्रारंभिक स्वरूप प्लस क्रय माइनस अंतिम स्कंद, इसको कर देंगे तो बिक्री की लागत आ जाएगा। सिर्फ लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करना आपको। अंतिम स्कंद माइनस बिक्री लागत माइनस क्रय इक्वल प्रारंभिक स्कंद, तो तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों तो सही हैं, गलत डी ऑप्शन हो जाएगा। 70 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में। अब देखिए, भारी विज्ञान पर खर्च किया गया वह धन लीज शाखा का लाभ आने वाले 3 वर्षों तक जारी रहेगा, निम्न में से कौन सा है? तो 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्थगित आयगत व्यय। 71 से आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से आप लिंक डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक ईपीएफओ 2023 के लिए। पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।